आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, यानी रसायन शास्त्र के बारे में कि रसायन शास्त्र किसको कहते हैं और इसके जो जनक होते हैं, जो इसके बारे में ज़्यादा जानकार जो रखते हैं, किनको कहते हैं, और ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है ये कहाँ से हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। और हमने बताया है केमिस्ट्री के बारे में कि विज्ञान की वह शाखा, बस में लो, विज्ञान की जो शाखा होती है ना, विज्ञान की दो शाखा होती है। याद रखिएगा, आप 9th क्लास में जब थे तब पढ़ाई किए थे विज्ञान के बारे में कि विज्ञान किसको कहते हैं। 9th क्लास में आप थे तो पढ़े थे जी कि विज्ञान के बारे में, विज्ञान किसको कहते हैं। तो हमने उस समय पढ़ाए थे कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, विज्ञान। और विज्ञान की जो शाखा होती है कितनी होती है, 2। विज्ञान कितनी शाखा होती है, 2। कौन कौन? तो एक आपका होता है भौतिक विज्ञान। कौन होता है जी? एक भौतिक विज्ञान। और एक आपका होता है जीव विज्ञान। कौन होता है? एक भौतिक विज्ञान और एक होती है जीव विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं, तब कहेंगे जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करे उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और जीव विज्ञान किसको कहते हैं कि जिसमें सजीवों का हम अध्ययन करें, बात समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान होता है ना, इसके 2 शाखा होती है। भौतिक विज्ञान कितनी शाखा होती है, 2। कौन कौन? एक हम लोग होता है फिजिक्स और एक होता है हम लोग का केमिस्ट्री। यानी एक हम लोग का होता है भौतिकी और एक होता है हम लोग का रसायन। तो वही हम लोग रसायन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी वही आपको लिखा है रसायन शास्त्र के बारे में कि रसायन शास्त्र किसको कहते हैं। तो हमने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणों और ठीक है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जो इनमें परिवर्तन होता है उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, रसायन शास्त्र कहते हैं। और आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक है, जिनको हम फादर भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं, वो कौन है, एंटिनो। ठीक है, कौन है, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या फिर बाय द वे कोई भी आप लोग से पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ाई किए हैं। तब कहिएगा कि हम केमिस्ट्री पढ़े हैं। तो केमिस्ट्री पढ़े हैं तो बताइए तब कि केमिस्ट्री के पिता किसको कहते हैं, यानी केमिस्ट्री के जनक किसको कहते हैं। तो आप कह दीजिएगा कि जो केमिस्ट्री के जो जनक है, यानी आज के आधुनिक जो जनक है वो कौन है, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। बस समझ गए लोग। और ये जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति क्या हुई है, तो एक हम लोग का देश है, ठीक है ना, हमारे दुनिया में एक देश है, कौन सा, एक मिस्र देश है। उसका बहुत पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम था उसका क्या थी, कीमिया था। ठीक है, उसका प्राचीन नाम क्या था, कीमिया। उसी शब्द से हुई है। तो याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का इतना बेसिक जानकारी थी, ठीक ना। और अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम लोग इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। इसको जानने से पहले हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी परिवर्तन होते हैं ना, वो सब किसके द्वारा होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। जैसे मैं देखिए, जैसे मैं हमें बता रहे हैं आप लोग को, इसको हम इरेज करते हैं। जैसे मैं देखिए, हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन 2 तरह का होता है। परिवर्तन कितने तरीके से होता है, 2 तरीकों से। एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन। याद रखिएगा कि जो हमारे दैनिक जीवन जो पदार्थों का जो परिवर्तन होता है वो कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से। कौन कौन? एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। चलिए इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, हम कहेंगे कि वैसा परिवर्तन जिनको एक बार किसी भी अवस्था में परिवर्तन ला देने पर दोबारा उसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसी अवस्था में प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक बार कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि दूध है, क्या चीज, दूध से दही के जमना, दूध से दही का जमना, हम दूध से दही जमा देंगे। ठीक है, दूध से हम क्या कर सकते हैं, दही जमा सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा नहीं, अब हमको क्या करना है ना, हमको दही से फिर दूध जमाना है। तो दूध से दही जम जाएगा, लेकिन फिर दही से दूध जमेगा, नहीं जमेगा। तो उसी को बोलते हैं क्या परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि वैसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थों को एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः दोबारा उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं,
तो उसी क्या बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हो जाएगा दूध से दही का जमना, उसके बाद हो जाएगा कली से फूल का बनना, चावल का पकना, चावल कच्चा चावल ले लीजिए उसको पका लीजिए, ठीक है, चावल का पकना, कच्चा चावल लेकर उसको पका लीजिए और पक जाने के बाद फिर कहना कि नहीं हम क्या चाहिए, फिर चावल चाहिए हमको, वही चावल चाहिए, तो वो चावल मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यही हो जाएगा चावल का पकना। यानी ये सब जब अभिक्रिया जो होती है, जो परिवर्तन हम लोग होता है, वो सब कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वहीं जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होती है कि हम एक ही पदार्थ को, एक ही वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे में बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, हम लोग क्या करेंगे कि पानी को ले लेंगे ग्लास में या फिर कोई भी जार में ले लेंगे, कोई भी बर्तन में ले लेंगे और उसको ले जाकर रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में ले जाकर रख देंगे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद देखेंगे ना कि पानी क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। लेकिन फिर हम लोग सोचेंगे कि हमको फिर बर्फ से पानी चाहिए, तो आराम से मिल सकती है यदि हम उसको हीट करते हैं या फिर हमारे कमरे के ताप पर जब वो बर्फ आती है तो खुद वो हीट से, गर्मी से वो क्या पिघलने लगता है, ठीक है, तो जिससे वो बर्फ क्या होती है, फिर वो पानी के रूप में आ सकती है। याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन कौन होता है, बर्फ का जमना हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन है हम लोग का, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो ये हमारी सब परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग का जो पहला जो चैप्टर हम लोग का रसायन शास्त्र का, वो पहला चैप्टर हम लोग कौन है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो हम लोग अपने चैप्टर को हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ से। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। हम लोग का जो पहला चैप्टर है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या लिखा है कि जब कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ में कोई तत्व हो या यौगिक हो, ठीक है, तो हमने लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। यानी पदार्थ आपका कोई भी हो, तत्व हो चाहे यौगिक हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ होना चाहिए, वो अकेले अभिक्रिया करे या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करे, मिलकर अभिक्रिया करे, ठीक है। वही करें कि किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखिए हम क्या करते हैं, दो पदार्थ लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं H2 यानी हाइड्रोजन अणु, ठीक है, और एक हम लोग लेते हैं Cl2 यानी क्लोरीन अणु। हम दो पदार्थ को लिए हैं और दोनों पदार्थ क्या करना कि इसको हम सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। यानी दोनों को, यानी हाइड्रोजन को और क्लोरीन को जब हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, यानी सनलाइट, यहाँ पर लिख रहे हैं हम सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो हम लोग क्या, किसका निर्माण होता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। किसका होता है जी, एक नए पदार्थ का, यानी 2HCl, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। यानी आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, पदार्थ में तत्व हो चाहे यौगिक हो, वह खुद अभिक्रिया करे या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करने के बाद क्या करें, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा और इसका जो गुण होगा ये मूल पदार्थ के गुण से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये H2 हम लोग का है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु हो जाएगा। ये Cl2 का है, ये तो हम कहेंगे ये हम लोग का क्लोरीन अणु है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कहने का मतलब है कि ये पहले अभिक्रिया से पहले क्या था, ये दोनों हम यहाँ पर लिख दिए, यानी एक हाइड्रोजन अणु है, एक क्लोरीन है। लेकिन जब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ ही मिला रहे हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसको हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बन रहा है, हम लोग एक एसिड का निर्माण, एसिड मतलब अम्ल के निर्माण हो रहा है। तो कौन सा अम्ल बना है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बना है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक बात और याद रखेंगे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया ले, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, तो एक हम लोग H2 और एक हम लोग लेते हैं Cl2, ये दो पदार्थ हम लोग भाग ले रहे हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनते हैं, देखिए ये नया पदार्थ हम लोग बना है, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक बन रहा है, ठीक है, तो ये नया पदार्थ हम लोग बना है, ये किससे बना है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया से बन रहा है।
तो क्वेश्चन आता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिफल, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा लोग, और याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फल से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्पत्ति में क्या होती है कि बहुत सारे अभिक्रियाएं होती है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। कौन कौन विशेषताएं होती है, तो आप लिखेगा विशेषता के बारे में। किसके बारे में, विशेषताएं। कौन सा हम लोग है, विशेषताएं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो विशेषताएं बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता हम लोग है गैस की उत्पत्ति। क्या कौन सी है, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। दूसरा जो हम लोग का विशेषता है, कौन सा विशेषता हम लोग का, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। उसके बाद तीसरा जो नंबर हम लोग का है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। चौथा जो विशेषता है हम लोग का है अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं, तो ये हम लोग इतना मुख्य है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि आगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या कौन कौन सी विशेषताएं उत्पन्न हो सकती है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी है, तो हमने लिखवाए हैं कि गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन। यानी ये सब जो विशेषताएं जो उत्पन्न होती है वो किस में होती है, रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान और भी बनता है, क्या बनता है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में और भी उत्पत्ति होती है। जैसे में क्या उत्पन्न होता है हम लोग का ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है जी, ऊष्माक्षेपी, जो कि ये जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक हम लोग होता है ऊष्माशोषी। कौन होती है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ये जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है वो किस, ठीक ना, ये जो होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, ताप में जो परिवर्तन होता है इसी से होती है। तो याद रखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो क्वेश्चन आता है हम लोग का, बताइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो देखिए ऊष्माक्षेपी क्या लिखा है, ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का हम क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, ऊष्मा ऊर्जा क्या हो, बाहर की ओर निकले, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी किसको कहेंगे, कि जिसमें ऊष्मा ऊर्जा क्या हो, अवशोषण हो, यानी उसको क्या करते हैं हम लोग, अवशोषण करते हैं, इसमें बाहर नहीं निकलती है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा का निष्कासन नहीं करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को, ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा क्या होता हो, निष्कासन होता हो, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी किसको कहेंगे, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का हो, अवशोषण होता हो, ग्रहण होता हो, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को। और हम लोग का चलेगा अगला टॉपिक, क्या हम लोग है, रासायनिक समीकरण। इतना हम लोग का अभिक्रिया हो गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण में, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद रासायनिक समीकरण देखते हैं। चलिए कौन सा पॉइंट हम लोग का है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, हम क्या लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले। अभी हम तुरंत पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो हमें क्या बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में किसको कहेंगे हम, कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, क्या कहता है, संक्षिप्त निरूपण क्या कहता है होगा, रासायनिक समीकरण का होता है। यानी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताइए कि रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी आपका अभिक्रिया हो, कोई भी आपका इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी समीकरण हो, और उस समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं,
ठीक है, जो पदार्थ क्या कर रहा है उसमें भाग लेने, और उस भाग लेने में कोई भी पदार्थ के संकेत लिख दीजिए। जैसे मैं मान लीजिए हम लोग लिखे हैं अभिक्रिया कोई बना रहे हैं, जैसे मैं ले लीजिए हम लोग क्या लेंगे H2 ले लीजिए। H2 में क्या है, ये पदार्थ है, पदार्थ का हम संकेत लिखे H2, यानी ये कौन सा पदार्थ है, तो हम कहेंगे कि हम लोग का ये हाइड्रोजन अणु हो गया। ठीक है, एक हम लोग और पदार्थ लेते हैं, क्या लेते हैं Cl2, यानी ये क्लोरीन अणु हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो हम लोग पदार्थ हो गया, ये दोनों हम क्या लिखे हैं, संक्षिप्त लिखे हैं, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखे, उसका संकेत लिखे हैं। ठीक है, और दोनों हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है ना, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको क्या करके अभिक्रिया करेंगे ना, तो किसका निर्माण होगा, 2HCl, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी लोग पिछले पॉइंट में लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो उसमें लोग पढ़े थे। ठीक है, तो वह कर रहे हैं हम लोग का रासायनिक समीकरण का परिभाषा करा है, डिफिनेशन करा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या करता है, रासायनिक समीकरण का होता है, याद रखेंगे। अच्छा, अब क्या हो गया कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं, क्या चीज, जो हम लोग का रासायनिक जो समीकरण होते हैं, ये रासायनिक समीकरण दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं जी, दो तरीकों से। कौन कौन, तो एक हम लोग होता है संतुलित, कौन होता है, हम लोग का संतुलित, और एक हम लोग होता है असंतुलित। चलिए, तो याद रखेंगे कि रासायनिक जो समीकरण होता है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीकों से, यानी रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक हम लोग होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, कौन कौन होता है जी, तो एक हम कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक हम लोग होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, तब कहेंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर के, यानी दोनों ओर का मतलब कहते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, यानी बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, इसी को देखते हैं, जैसे हम लोग लिखे क्या कि H2 प्लस Cl2, ये देखिए ये हम लोग का दो पदार्थ हो गया। ठीक है, और इधर हम लोग लिखते हैं 2HCl, क्या लिख दिया है, 2HCl। अब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये तीर चिन्ह क्या कर रहा है, तीर चिन्ह कह रहा है हम लोग ये कि जो अभिक्रिया है ना किस दिशा की तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये तीर चिन्ह के पहले देखिए और तीर चिन्ह के बाद देखिए। तो तीर चिन्ह के पहले देखेंगे कि ये जो हम लोग H जो है, H का मतलब जो हाइड्रोजन जो हम लोग का है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और तीर चिन्ह के बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कैसे पता चला कि देखिए ये जो 2 है ना वो हम लोग का है हाइड्रोजन से आगे लगा हुआ है, बस में लोग, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 2, तो हाइड्रोजन हम लोग का बराबर है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन यानी Cl, यहाँ पे Cl कितने हैं, अभिक्रिया से पहले Cl कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो अच्छा, अभिक्रिया के बाद देखेंगे, तो अभिक्रिया के बाद देखेंगे यहाँ पे Cl कितने हैं, तो हम जब आगे गुना कर दिए तो H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, यानी यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी Cl कितना हो गया, 2। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों तरफ क्या है, तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, समान है, यानी बराबर है। तो जब ये बराबर है तो ये कौन सा समीकरण होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गया। और असंतुलित किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की क्या हो, संख्या, परमाणु की संख्या क्या हो, समान नहीं हो, यानी बराबर नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित। तो देखिए असंतुलित के जैसे मैं मान लीजिए हम फिर लेते हाइड्रोजन ले लिए और अच्छा और कहते हैं ऑक्सीजन अणु लेते हैं, यानी H2 लेते हैं और O2 लेते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे ना, अभिक्रिया करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, हम अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा, H2O, यानी किसका निर्माण हो गया, जल का। अब देखिए, तो अब आपसे कोई पूछे बताइए कि ये जो इक्वेशन जो मिला है आपको, जो समीकरण मिला है, ये बताइए आपका संतुलित है कि असंतुलित है, तब कहेंगे असंतुलित। क्या कहेंगे इसको हम, असंतुलित। कैसे कहेंगे, कहेंगे कि तीर चिन्ह के पहले जो हम लोग का है, यहाँ पे H को है 2 है, H कितना है जी, 2, और तीर चिन्ह के बाद H कितना है, 2, यानी हम लोग का H बराबर है, यानी हाइड्रोजन हम लोग का बराबर है, ये तो सही है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो ऑक्सीजन बराबर है, नहीं है।
तो परिभाषा क्या कर रहा है कि प्रत्येक तत्व यानी जितने भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोनों तरफ, यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद। तो यहाँ पर तो समान नहीं है, तब इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी आपसे कोई कहे क्वेश्चन कि बताइए कि संतुलित और असंतुलित किसको कहेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन कर दे आपसे कि बताइए कि दोनों में क्या अंतर है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, तो हम यही कहेंगे कि संतुलित में क्या होती है कि दोनों तरफ यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उसको कहेंगे हम संतुलित। और दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित। ठीक है बच्चों, चलिए इतना हम लोग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में, कि रासायनिक समीकरण हम लोग को लिखना क्यों अनिवार्य होता है, आखिर हम क्यों लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के हमको क्या फायदे हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम अब क्या चाहिए, इतना जबरदस्त आ रहा, बुझा रहा है कि हम लोग जो कि एकदम परफेक्ट आ रहा है।